A very good evening to all of you. Today we will be starting with development in Drosophila. तो ड्रोसोफिला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर से आज जो लेक्चर होगा अपना, इसके ऊपर से डेफिनेटली CSIR में एक क्वेश्चन पक्का है, लिख के ले लो आप इस मेरे से। तो इसमें से आपको वो क्वेश्चन करना ही है 4 नंबर का, उसको स्कोर करना ही है, क्योंकि आज जो भी अपन पढ़ेंगे वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और बहुत ईजी भी है। और इसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली उसको टारगेट करना चाहिए। तो ये जो एरिया है ये पोटेंशियल है टारगेट क्वेश्चंस का, और यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर बार पूछते हैं तो इस बार भी वो आएगा। ओके, तो इसको अच्छे से करके जाना। आज का लेक्चर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, समझना सुनना, अपने कान आँख नाक खुले रखना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ड्रोसोफिला का। आप सबको पता है कि ड्रोसोफिला जो है वो बहुत ज़्यादा लैब में पढ़ी जाती है, खासकर जेनेटिक्स के अंदर। ड्रोसोफिला पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मॉर्गन ने किए हैं, एंड लिंकेज देखा है इसके अंदर। तो ये एक पोटेंशियल टारगेट है या फिर पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म है एक्सपेरिमेंट का, जो अपन जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो आप सबको पता है कि ड्रोसोफिला इसकी एक जीनस है और मेलानोगैस्टर जो है वो इसका एक स्पीशीज़ है। ये फिलीडेई फैमिली से है, जिसको अपन फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने देखी होगी लैब में कहीं किस किसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ड्रोसोफिला पे, या किस किसने देखा है फ्रूट फ्लाई को। देखा है आप लोगों ने? देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। The development of the fruit fly is extremely rapid and its body axis are specified by the factors in the maternal cytoplasm and even before the sperm enters in the egg. तो अभी तक अपन ने जितने भी डेवलपमेंट पढ़े हैं उनका बेसिक अपन फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे, ये सेकंड लेक्चर में। बट आज ड्रोसोफिला के अंदर जो डेवलपमेंट देखेंगे वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो अपन इसको फर्टिलाइजेशन से देखेंगे वापस कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और क्या डिफरेंट होता है और इंडिविजुअल से जो अपन पढ़ के आए। तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। जायंट क्रोमोसोम वाला एक्सपेरिमेंट किया है, ओके, दैट इज़ गुड। तो ड्रोसोफिला जो है उसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, और आपको पता होगा कि जब एक जाइगोट बनता है तो इनिशियली जो डिविजन्स होते हैं उनके अंदर मैटरनल जो जीन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार मैटरनल जीन्स जब ख़त्म हो जाते हैं तब आपके जाइगोटिक जीन्स स्टार्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और वो टेक ओवर करते हैं पूरी मशीनरी को। ठीक है, तो मैटरनल जीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से आते हैं, जिसको अपन मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। कुछ जीन्स आते हैं वो रैपिड डिवीजन क्लीवेज करने के बाद, जब मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन होता है उसके बाद जो है जाइगोटिक जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। और आपको पता ही है कि G1 G2 स्किप करना है, दैट मीन्स आपको कुछ ऑलरेडी चाहिए सामान, तो वो सामान मैटरनल जीन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में, इसलिए G1 G2 को स्किप किया जा सकता है। जैसे ही मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन होगा उसके बाद में जाइगोटिक जीन्स एक्सप्रेस होंगे और पूरी मशीनरी जो है वो जाइगोट के जीन्स जो हैं वो लेने लग जाएंगे, ओके, जो उसके न्यूक्लियर जीन्स होते हैं वो। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। इसमें ये है कि जो एक्सेस होता है, बॉडी एक्सेस जो होता है, वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म जो मैटरनल होता है वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पोस्टीरियर एंड बनेगा, कौन सा आपका एंटीरियर एंड बनेगा, कौन सा डॉर्सल और कौन सा वेंट्रल बनेगा। तो ये चीज़ें और किसी ऑर्गेनिज्म में अपन ने नहीं देखी है, ये ड्रोसोफिला की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफाइड बाय प्रोटीन्स एंड mRNA मेड इन द मैटरनल नर्व सेल्स। तो इसका जो सेल होता है जाइगोट का, जो आप यूँ कहो कि ओवम होता है, वो मान लो यहाँ छोटा सा है, इसके अराउंड जो सेल्स होते हैं ये नर्व सेल्स होते हैं, ये इसको कंटिन्यूसली नरिशमेंट देते हैं। सारा नरिशमेंट जो है वो यहाँ से आता है नर्व सेल से। अलॉन्ग विद दैट ये उन फैक्टर्स को भी डोनेट करेंगे एग के अंदर जो आगे जाके एक्सप्रेस होंगे और या फिर जो मैटरनल जीन्स बनेंगे। तो इसलिए लिखा गया है कि ये जो एक्सेस डिफाइनिंग जीन्स जो हैं या फिर प्रोटीन्स mRNAs जो हैं ये नर्व सेल जो है इसके अंदर बनते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं ऊ साइड में, ऊ साइड ये वाली है और ये नर्व सेल्स हैं, और ये पूरा आपका जो है एग होता है। जैसे अपन ने ह्यूमंस के अंदर भी देखा है कि अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, क्यूमुलस होता है, एंड देन कहीं अंदर जाके उसके अंदर एक ओसाइट होता है।
तो सेम चीज़ यहाँ है, सच दैट ईच रीजन ऑफ द एग कंटेन्स डिफरेंट रेशियोज ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्रमोटिंग प्रोटीन्स। तो मान लो पोस्टीरियर प्रमोट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इन नर्व सेल से बन रहे हैं और जो एंटीरियर वाले हैं वो इन नर्व सेल से बन रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं इधर और इधर डोनेट करेंगे, जिससे कि एक पोस्टीरियर एक्सिस जो है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डिफाइन हो जाती है एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट सेल मेम्ब्रेन्स डू नॉट कंपार्टमेंटलाइज न्यूक्लियाई अंटिल आफ्टर देयर 13th न्यूक्लियर डिवीजन। और आपको पता होगा, याद होगा कि ड्रोसोफिला के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होता है सिंक्शियल, और सिंक्शियल या फिर सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो यॉक होता है वो सेंटर के अंदर होता है, इसके साइड में जो है डिवीज़न होता है। जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो एक पेरीफेरी का डिवीज़न लगता है, इसलिए अपन इसको ऐसा कह रहे हैं। तो पहले न्यूक्लियस बनती हैं, काफ़ी सारी न्यूक्लियस बन जाती हैं, उनको फिर जो है सेलुलर अरेंजमेंट करने के लिए 13th स्टेज तक वेट करना पड़ता है। तो प्रायर टू दिस टाइम द डिवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑल्सो ऑल शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म एंड मटेरियल कैन डिफ्यूज थ्रू आउट द होल एम्ब्रियो। तो पूरे एम्ब्रियो से आपका मटेरियल जो है डिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियाई है वो इस तरीके से पेरीफेरी पे अरेंज्ड होती हैं। ओके, दिस सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट सेल टाइप्स अलॉन्ग द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस आर स्पेसिफाइड बाय इंटरेक्शंस ऑफ कंपोनेंट विद इन द सिंगल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। तो सारा जो एक सेल है इसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इन सबका साइटोप्लाज्म एक ही है। अब आफ्टर कुछ टाइम ये सब कंपार्टमेंटलाइज हो जाएंगे, मतलब सबका कंपार्टमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। और आपको पता है ये आगे जाके सेगमेंट्स बनाएंगे, थोरैसिक सेगमेंट हो गया, आपका एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया, हेड रीजन हो गया, टेल रीजन हो गया। तो इस तरीके का आगे जाके डिस्टिंग्विशन होगा। वेयर एज द स्पर्म एंट्री साइट मे फिक्स द एक्सेस इन नेमेटोड एंड ट्यूनिकेट्स, the fly's anterior and posterior dorsoventral axis are specified by interaction between egg and its surrounding follicle cells prior to fertilization। और follicle cells हैं कौन से, वो nerd cells हैं। बाकियों में अपने क्या देखा कि sperm entry हो रही है तो उसके opposite एंड dorsal होगा, और sperm entry वाला जो पोल है वो ventral होगा। बट यहाँ पे sperm entry से पहले ही एक्सेस डिफाइन हो जाती हैं, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल दिखाई है। ये मेल फीमेल है, क्रॉसिंग से एम्ब्रियो बनता है, फर्स्ट लार्वा, सेकेंड लार्वा, थर्ड लार्वा, एंड देन प्रीप्यूआ बनता है एंड प्यूपा बनता है, एंड देन प्यूपा से आपका अगेन एडल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, ये मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ है कंटिन्यूसली, और उस न्यूक्लियर डिवीज़न की वजह से काफ़ी सारे न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं। बाद में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, इनके अंदर सेलुलराइजेशन स्टार्ट होता है, एंड जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, ये डिफाइन होने लग जाते हैं। तो इसको और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पे देखते हैं कैसे होता है। तो स्पर्म एंटर्स एन एग दैट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, एंड एग एक्टिवेशन इन ड्रोसोफिला इज अकम्प्लिश्ड एट ओव्यूलेशन a few minutes before fertilization. As the Drosophila oocyte squeezes through a narrow orifice, calcium channels open and calcium flows inside. The oocyte nucleus then resumes its meiotic division and cytoplasmic mRNA become translated without fertilization. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले कि एग हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, ओव्यूलेशन के साथ ही एग एक्टिवेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से भी पहले। अब जैसे ही oocyte का एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब, जिसको अपन कह सकते हैं आप ह्यूमन टर्म्स में, यहाँ पे अपन फैलोपियन ट्यूब नहीं कहते हैं, यहाँ पे इसने सिर्फ इतना ही नाम दिया है कि नैरो ऑरिफिस। तो जब नैरो ऑरिफिस से वो पास होता है तब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्मिक का जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेट होता है। और वो कौन से होते हैं, मैटरनल एमआरएनएज। अगर मैटरनल एमआरएनए ट्रांसलेट हो रहा है उसका प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा। ओके, स्पर्म एंट्री होगी इसके बाद में। अब स्पर्म एंट्री कैसे होगी, देयर इज ओनली वन साइट वेयर द स्पर्म कैन एंटर द एग। तो ये जो पूरा आपका, यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, ये डायग्राम आप देखो, इसके अंदर ये आपका पूरा एग है, दिस इज योर एग एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोपाइल एक ऐसी जगह है जहाँ से स्पर्म एंट्री होगी, सिर्फ यही पॉइंट है जहाँ से स्पर्म एंट्री हो सकती है। देयर इज नथिंग नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन इन ड्रोसोफिला। तो माइक्रोपाइल से ही स्पर्म आ सकता है, इसलिए पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ये हटा सकते हैं। दैट मीन्स
इनके एक ही जगह है और वहीं से ही स्पर्म आएगा। एक बार जैसे ही उसमें से एंट्री ले ली उसने, उसके बाद में वो भी हट जाएगा। तो इसलिए माइक्रोपाइल एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका ड्रोसोफिला का, जो कि इंपॉर्टेंट है। दिस इज द माइक्रोपाइल, अ टनल इन दी कॉरियन। और आपने देखा होगा माइक्रोपाइल एंटीरियर साइड में है, यहाँ पे है। दिस इज योर एंटीरियर, दिस इज योर पोस्टीरियर, और यहाँ पे माइक्रोपाइल है। दैट मीन्स स्पर्म जहाँ से एंट्री लेगा वो एंटीरियर रीजन हो गया। लोकेटेड एट द फ्यूचर डॉर्सल एंटीरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, और ये डॉर्सल रीजन भी है। द माइक्रोपाइल अलाउज स्पर्म टू पास थ्रू इट once at a time and probably prevents the polyspermy in Drosophila. There are no cortical granules to block the polyspermy, although cortical changes are seen. तो cortical reaction का काम सिर्फ polyspermy prevent करना नहीं है, और भी काम होते हैं। अगर आपको याद आ रहे हो तो देखना जाके, तो वो सारे काम यहाँ पे होते हैं एक्सेप्ट फॉर पॉलीस्पर्मी, क्योंकि पॉलीस्पर्मी यहाँ पे एक सिंगल साइट होती है स्पर्म एंट्री की, इसलिए पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द टाइम द स्पर्म एंटर्स द एग हैज ऑलरेडी बिगन टू स्पेसिफाई द बॉडी एक्सिस, thus the sperm enters an egg that is already organizing itself as an embryo. तो ये ऑलरेडी काम कर रहा है जो स्पर्म एंट्री के बाद होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म इसीलिए यूनिक है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ा जाता है। द स्पर्म एंड द एग मेम्ब्रेन्स डू नॉट फ्यूज, रेदर द स्पर्म एंटर्स द एग इंटैक्ट, द डीएनए फर्स्ट रेप्लिकेट बिफोर न्यूक्लियाई फ्यूज, एंड आफ्टर द फ्यूजन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेटेड अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोसिस। तो ये भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि पहले फीमेल और मेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो पहले डुप्लीकेट होंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे खुद को, एंड देन वो फ्यूज होंगे। और फ्यूज होंगे तब जब तक माइटोसिस खत्म नहीं हो जाता है। ओके, तो ऑलरेडी पहले फ्यूजन से पहले एक रेप्लिकेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ड्रोसोफिला की। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उसमें यही लिखा हुआ होगा कि पहले प्रोन्यूक्लियाई जो है वो रेप्लिकेट करता है। अब आप क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो आपको लगता है नहीं सब ऑर्गेनिज्म में एक ही होता है कि न्यूक्लियस जाता है और फ्यूज़ करता है, बट ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं क्लीवेज के ऊपर। मोस्ट इंसेक्ट्स अंडरगो सुपरफिशियल क्लीवेज, ये आपको पता है। वेयर इन अ लार्ज मास ऑफ सेंट्रली लोकेटेड यॉक कन्फाइंस क्लीवेज टू दी साइटोप्लाज्मिक रिम ऑफ द एग। तो इसीलिए जो डिवीजन होता है ये पूरा यॉक हो गया, तो सारा डिवीजन इधर की साइड होता है सुपरफिशियल। वन ऑफ द फैसिनेटिंग फीचर ऑफ दिस क्लीवेज पैटर्न इज दैट सेल्स डू नॉट फॉर्म अंटिल आफ्टर द न्यूक्लियाई हैज डिवाइडेड सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे सेल नहीं बनेंगे, सिर्फ न्यूक्लियाई आपको दिखेगा। सेलुलाइजेशन जो है लेटर ऑफ स्टेजेस में होगा। इन ड्रोसोफिला एग कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स विदाउट साइटोकाइनेसिस सो एज टू क्रिएट ए सिंगस्टियम, a single cell with many nuclei residing in a common cytoplasm. This zygote undergoes several nuclear division within the central portion. 256 nuclei are produced by a series of 8 nuclear divisions averaging 8 minutes each. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि 6-7 स्टेज तक या फिर 8 स्टेज तक आप देखोगे, 9th स्टेज तक देखो आप, तो सिर्फ न्यूक्लियाई का डिवीजन हो रहा है। सो दिस इज वेरी रैपिड। तो यहाँ पे G1 एंड G2 नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ S एंड M फेजेस होंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैटरनल जीन्स जो हैं प्रेजेंट हैं, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं G1 G2 के अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसलिए ये रैपिड डिवीजन होगा। एक बार जैसे ही रैपिड डिवीजन होगा 10th स्टेज के बाद में कुछ सेल्स, ऑलमोस्ट 5 सेल्स जो है यहाँ पे मूव करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जिनको अपन पोलर सेल्स कहते हैं। ये पोलर सेल्स का काम क्या है? ये गैमीट के जो जर्म लाइन सेल्स जो हैं, जर्म सेल्स, उनके अंदर काम आएंगे ये। तो इनको अपन पोल सेल्स कहते हैं या फिर पोलर सेल्स, पोल सेल्स कहते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे आफ्टर 9 डिवीजन इज कि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो पेरिफेरी पे चले गए हैं। अब पेरिफेरी पे जाने के बाद में इनका सेलुलाइजेशन स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा अलॉन्ग विद दैट नीचे के जो सेल्स हैं, पोल सेल्स, वो भी अपना अपना काम करेंगे। दिस रैपिड रेट ऑफ डिवीजन इज अकम्प्लिश्ड बाय रिपीटेड राउंड्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग S and M and absence of G phases. During the 9th division cycle, approximately 5 nuclei reach the surface of the posterior pole of the embryo. तो ध्यान रखना, this is anterior and this is posterior. The nuclei become enclosed by cell membranes. और कोई अभी तक सेल मेम्ब्रेन से enclose नहीं हुआ है, सिर्फ पोल सेल्स हुए हैं, तो इनको अपन पोल सेल्स बोलते हैं। They are now not nuclei, they are already enclosed by cell membranes, so अपन उनको सेल्स बोलेंगे। ये जाके गैमीट सेल्स बनाते हैं।
At the cycle 10, the other nuclei migrate to the periphery of the egg and mitosis continue at a progressively slower rate, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है अब MBT, mid blastola transition हो चुका है. During these stages nuclear division, the embryo is called syncytial blastoderm since no cell membrane exists other than that of egg itself. तो यहाँ तक अपन अगर आप देखोगे तो ये अपन syncytial blastoderm कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल न्यूक्लियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल. तो सेल ऑलमोस्ट एक ही है और जो 5 पोल सेल्स के हैं उनके हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है. When the nuclei reach the periphery of the egg during 10th cleavage, each nucleus becomes surrounded by microtubules and actin filament. ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन्स जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं न्यूक्लियस को. तो सेंट्रियोल्स आ चुके हैं. ये न्यूक्लियस, ये यहाँ पे गलत दिखाया है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ अभी नहीं बनी है, ठीक है. ये सिर्फ आप यूँ मानो ऐसा कुछ है, पेरिफेरी पे ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है. इनके अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट होने लगता है, और वो अरेंजमेंट का काम क्या है आगे जाके सेलुलराइजेशन करना. तो व्हेन द न्यूक्लिया इन पेरिफेरी ईच न्यूक्लियस बिकम सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट. और एक्टिन फिलामेंट में आपको पता है एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक तरह का माइक्रोफिलामेंट. द न्यूक्लियाई एंड अदर एसोसिएटेड साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स आर नोन एज एनर्जिड्स. तो इनको अपन एनर्जिड्स कहते हैं. तो एनर्जिड्स का क्या होता है आगे जाके, फॉलोइंग डिवीजन द सेल मेम्ब्रेन folds inward between nucleus and eventually partitioning of each energid into a single cell. तो ये जो एरिया है पूरा, इसको अपन एनर्जिड कहते हैं. इस एनर्जिड को एक सेल की शेप देना, ये काम है आपके डिविजन्स का. आगे जाके जब डिवीजन होगा तो उसका एक सेल बन जाएगा. द प्रोसेस क्रिएट्स द सेलुलर ब्लास्टोडर्म. तो अब सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म नहीं बन के वो क्या बन गया है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म, क्योंकि अब सब जगह सेल्स बन चुके हैं. इन विच ऑल द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर जैकेट अराउंड द योकी कोर ऑफ द एग. तो सिंगल लेयर जैकेट अराउंड द योकी कोर ऑफ द, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखता है आपको. एज विद ऑल द सेल्स फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ब्लास्टोडर्म इन्वॉल्व्स अ डेलिकेट इंटरप्ले बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट. तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट का इनिबिटर डाल दूंगा, मैंने पढ़ाए हैं इनिबिटर्स, याद रखना उनके नाम, कौन कौन से इनिबिटर होते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अपन एक ब्लास्टोडर्म को, सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म को कल्चर कर रहे हैं, 13th सेल साइकिल डिवीज़न पे अपन ने उसके अंदर कुछ इनिबिटर्स डाल दिए, मान लो कोई XYZ कोई नाम है. तो आपको पता होना चाहिए कि वो माइक्रोट्यूब्यूल का इनिबिटर है या माइक्रोफिलामेंट का इनिबिटर, और उससे एसोसिएटेड होगा क्या कि देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ब्लास्टोडर्म. सेल्स नहीं बनेंगे, और सेल्स नहीं बनेंगे तो वो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा. The membrane movements, nuclear elongation and actin polymerization all appear to be coordinated by the microtubules. तो माइक्रोट्यूब्यूल के काम देख लो आप, मेम्ब्रेन का मूवमेंट करना, इलांगेशन करना और पॉलीमराइजेशन करना एक्टिन का. तो ये भी काम पॉलीमराइजेशन का, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन करना भी माइक्रोट्यूब्यूल का काम होता है. तब जाके ये जो है ऐसा कुछ सेल बनता है, और आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पूरा एक सेल मिलेगा. द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्लास्टोडर्म सेलुलराइजेशन is characterized by invagination of the cell membranes between the nuclei to form furrow canals. तो इस डायग्राम में आपको ये समझ में आएगा, ये आपके फरो कैनल्स हैं. हो रहा क्या है यहाँ पे कि सेल्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं अंदर की साइड में, सेलुलर मूवमेंट्स हो रहा है. यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे एक फरो बनती है, और जो आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है. तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. आफ्टर द फरो कैनल हैव पास्ड एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियाई, the second phase of cellularization occurs. The rate of invagination increase the actin membrane complex begin to constrict at what will be the basal end of the cell. तो basal end और apical end बनना जरूरी है. This is your apical end, this is your basal end of the cell. तो इनको बनने के लिए भी एक फरो फॉर्मेशन का होना जरूरी है. तो फरो कैसे बनेगी, दिस इज योर फरो, वो गैस्ट्रुलेशन की थी, ये सेलुलराइजेशन की है. तो ये फरो जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे मान लो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एक्सटेंशन होगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी एक्सटेंड करेगा. तो यहाँ जो बीच में गैप था इन दो सेल्स के बीच में, ये एक फरो लाइक फॉर्मेशन करेगा. द ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला द सेलुलर ब्लास्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6000 सेल्स एंड फॉर्म्ड विद इन 3 hours ऑफ द फर्टिलाइजेशन. तो जो मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले आपको ड्रोसोफिला का पता होना चाहिए. यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस.
कि इसके अंदर सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन होता है या फिर सिंक्शियल आपका क्लीवेज होता है। और इसके अंदर एक्सेस फॉर्मेशन मैटरनल oocyte जो होता है तभी से फिक्स होने लगता है। जब इसका डेवलपमेंट होता है तो स्पर्म एक माइक्रोपाइल से अंदर आता है जो कि एंटीरियर डोर्सल साइड होती है। उसके अलावा जो है कहीं से भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता है। स्पर्म एंट्री करने के बाद एक्टिवेट होते हैं आपके काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स। उन फैक्टर्स की वजह से क्लीवेज स्टार्ट होता है और क्लीवेज जो है वो G1 G2 को स्किप करते हुए S और M फेज़ में चलता है। काफ़ी मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, इसलिए उसको अपन सिंक्स्टियम बोलते हैं। सिंक्स्टियम में न्यूक्लियर डिवीज़न कंटिन्यूसली होता है विदाउट एनी साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। और कंटिन्यूसली डिवीज़न होने के बाद में कुछ सेल्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं जिनको अपन पोल सेल्स कहते हैं, और एक सिंक्शियल ब्लास्टोमर बनता है, ब्लास्टोडर्म बनता है। अब इस सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म के अंदर जो न्यूक्लियस हैं अरेंज्ड जो हैं पेरिफेरी के ऊपर, उनके अंदर मूवमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फाइबर्स का। वो अरेंज होते हैं, वो फरो फॉर्मेशन करते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिसको अपन सेलुलराइजेशन कहते हैं। तो एक फरो लाइक फॉर्मेशन होता है और जो सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म था अब वो कन्वर्ट हो जाता है सेलुलर ब्लास्टोडर्म के अंदर। बस इतनी सी कहानी है अभी तक की। आगे चलते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के अंदर। तो अभी तक क्लीवेज के अंदर ये चीज़ें हो रही थी, सेलुलराइजेशन हो चुका है। The early development of Drosophila is directed by proteins that are placed in the egg during oogenesis. These are the product of mother genes, not the embryo's own nuclei. Such genes that are active in the mother and make product for early development of offspring are known as maternal effect genes. तो ये सबकी प्रॉपर्टी है, सब ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ होती है एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोज। ह्यूमन एम्ब्रियो में आपको पता है फर्टिलाइजेशन होते ही जो आपके एम्ब्रियो के प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसलेट होने लगते हैं और वही पार्टिसिपेट करते हैं डिवीज़न के अंदर। इसीलिए वहाँ पे एसिंक्रोनस डिवीज़न होता है, सिंक्रोनस नहीं होता। सिंक्रोनस यहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं होता है। एंड द mRNA in the oocyte are often referred to as maternal messages. The zygotic gene transcription, that is embryo's own genes, begin around cycle 11 and is greatly enhanced at cycle 14, मतलब काफ़ी लेटर स्टेजेस पे। This slowdown of nuclear division, cellularization and concomitant increase in new RNA transcription is often referred to as mid-blastular transition. तो mid-blastular transition में हुआ क्या है, maternal effect gene से आपके embryo के जो genes हैं वो activate हो रहे हैं। It is at this stage that the maternally provided mRNA are degraded and control of the development is handed all over to the zygote's own genome. Such a maternal to zygotic transition is seen in the embryo of numerous vertebrates and invertebrates phyla. ये आपको पता है कहाँ कहाँ दिखता है, कहाँ नहीं दिखता है। Each oocyte, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मिड ब्लास्टुला का नहीं है ये, बट आपको पता होना चाहिए। ईच oocyte इज डिसेंडेंट फ्रॉम अ सिंगल फीमेल जर्म सेल विच इज नोन एज ओगोनियम। यू ऑलरेडी नो दैट बिफोर oogenesis begins the ओगोनियम डिवाइड्स 4 टाइम with incomplete cytokinesis giving rise to 16 interconnected cells. तो मान लो ये है आपका एक oocyte और इसके अंदर 4 टाइम्स डिवीजन हुआ है। दिस कंटेन्स 2, ये 4 और ये 4 टाइम डिवीजन हो चुका है। तो 16 सेल्स बन गए हैं। ये 16 सेल्स जो हैं वो सराउंड करते हैं एपिथेलियल लेयर की तरह एंड दे कंस्टिट्यूट द एग चेम्बर इन विच द oocyte विल डेवलप। मान लो ये एग चेम्बर है, इसके अंदर oocyte डेवलप होगा। द जर्म लाइन सेल्स जो 15 रिमेनिंग है इन 16 में से वो सारे नर्व सेल्स होते हैं जो mRNA बनाएंगे जो मदर के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। एज द oocyte प्रिकर्सर डेवलप्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एग। oocyte का प्रिकर्सर मतलब यहाँ पे ये पोस्टीरियर है मान लो और ये एंटीरियर है, तो पोस्टीरियर एंड पे oocyte डेवलप होगा। न्यूमरस mRNAs मेड इन द नर्व सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल थ्रू द सेलुलर इंटरकनेक्शन इनटू द एनलार्जिंग oocyte। तो कंटिन्यूसली ये बड़ा होता जाता है, इसके अंदर से प्रोटीन्स का ट्रांसफर होता है नर्व सेल्स से। अ हियरार्की ऑफ जीन्स दैट स्टैब्लिश द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी एंड डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेगमेंट्स ईच विद एन एस्टैब्लिश्ड पोलैरिटी एंड अ डिफरेंट आइडेंटिटी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये नाम आया है स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो सेगमेंट्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। जब वो मैच्योर हो जाता है आगे चल के तब उसके अंदर हेड और थोरेसिक लेवल्स के सेगमेंट्स बनते हैं कुछ इस तरीके से। कहीं से लेग्स निकलते हैं, कहीं से एंटीना निकलता है, कहीं से विंग्स निकलते हैं और कहीं से आपको लेग्स मिलेंगे। तो ये सेगमेंट्स से निकलते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अपन आगे देखेंगे कि थोरेसिक सेगमेंट होता है, आपका एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी और कितने सेगमेंट्स बनेंगे उसके अंदर वो सब डिसाइड हो जाता है उसके oogenesis के टाइम में। This hierarchy is initiated by maternal effect genes that produce messenger RNAs
localized to different regions of the egg. These mRNA encode a transcription translation regulatory protein that diffuses through the syncytial blastoderm and act as a morphogen to activate or repress the expression of certain zygotic genes. तो ये जो मैटरनल जीन्स हैं ये आगे चल के zygotic जीन्स को एक्टिवेट करेंगे. कब? मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के बाद में. फिर अपने आते हैं zygotic जीन्स. तो zygotic जीन्स जो होते हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को और ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं चीज़ों को आगे जाके. वो अपन आगे जाके देखेंगे. तो यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या कहानी चल रही है? यस ओके. व्हाट अबाउट शुभम श्री, मंजिल? मंजिल तो बोल दिया है. अभिशांत, सीमा? ओके. अब अपन आगे चलते हैं इसके गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस पे. तो गैस्ट्रुलेशन जो है बहुत सिंपल है. इसका कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, तो इसको देख लेते हैं. अब तक अपन ने जो पढ़ा है वो उसने एक आउटलाइन बना दिया है आपके पूरे डेवलपमेंट का ड्रोसोफिला की. तो जनरल बॉडी प्लान ऑफ द ड्रोसोफिला is the same in the embryo, the larva and the adult, each of which has a distinct head, distinct tail and between which are repeated segment units. तो अगर आप इसको देखो या फिर आप यहाँ देखो तो आपको अलग अलग सेगमेंट्स दिखेंगे. ये सेगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग पोर्शंस को डिनोट करेंगे आगे जाके. तो आपने कभी एक ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को कभी देखा हो तो उसके अंदर डिविजन्स होते हैं बाहर की साइड में, तो आपको पता लगता है कि ये पैर इससे आ रहा है, इस वाले सेगमेंट से निकल के आ रहा है. देखा होगा आप लोगों ने. तो इसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, जो एक थोरैक्स बनाएगा, while another 8 segments form the abdominal. not 3 segments, 3 segments आपके थोरैक्स बनाएंगे और 8 segments जो हैं वो एब्डोमिनल बनाएंगे. The first thoracic segment, तो अगर मैं थोरैसिक बोलूं ये 3 हो गए और एब्डोमिनल जो है उसके 8 बनते हैं. तो ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया. तो इन तीनों में से जो आपका फर्स्ट थोरैसिक है वो ओनली लेग्स बनाएगा और सेकंड जो है वो लेग्स भी बनाएगा, अलॉन्ग विद दैट वो विंग्स भी बनाएगा. और थर्ड जो है वो आपका लेग्स बनाएगा और इसके अलावा वो बनाएगा हॉल्टियर्स. हॉल्टियर्स क्या होते हैं? दे आर फ्लाइट बैलेंसिंग ऑर्गन्स. तो जब उड़ते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए ऑर्गन होता है जिसको अपन हॉल्टियर्स कहते हैं. वो हॉल्टियर्स भी आपके थोरैसिक रीजन से निकलते हैं. तो आपको पता होना चाहिए थोरैसिक रीजन से क्या निकलेगा. The gastrulation begins shortly after the mid-blastular transition. The first movement of Drosophila gastrulation segregate the presumptive mesoderm, endoderm and the ectoderm. तो यही काम होता है गैस्ट्रुलेशन का. सेलुलर मूवमेंट करने के बाद में आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के अंदर डिस्टिंग्विशन मिलना चाहिए. The prospective mesoderm, about 1000 cells constituting the ventral midline of the embryo, folds inward to produce the ventral furrow. तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको वेंट्रल फरो दिख रही होगी. ये वेंट्रल फरो है. तो जो सेल्स हैं वो अंदर की साइड में मूवमेंट कर रहे हैं और ये जो सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं अंदर वो क्या बनाएंगे? मेसोडर्म बनाएंगे. ठीक है, ये मेसोडर्म बनाएंगे, ध्यान देना. तो ये है आपका प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म. दिस फरो इवेंचुअली पिंचेस ऑफ फ्रॉम द सरफेस टू बिकम ए वेंट्रल ट्यूब विद इन द एम्ब्रियो. तो ये लास्ट में क्या होगा? खूब सारे सेल्स चले जाएंगे, फिर ये यहाँ से भी निकल के पिंच हो जाएगी. पिंच होने के बाद में ये बनाएगी आपका नोटोकॉर्ड. तो आप देख रहे हो बाहर बाद में जाके ये बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा. द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म 2 पॉकेट्स एट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेंट्रल फरो. और वो कौन से पॉकेट हैं? एक तो ये वाला है जिसको अपन कह रहे हैं एंटीरियर मिड गट इन्वेजिनेशन. और आपको पता है मिड गट या फिर कोई भी जो गट पोर्शन होता है वो सारा आपका एंडोडर्म से बनता है. तो ये आपके पोलर सेल्स हैं जो पोस्टीरियर एंड के ऊपर हैं. मिड गट फॉर्मेशन का इन्वेजिनेशन होगा यहाँ से और यहाँ से एंटीरियर का इन्वेजिनेशन होगा. तो आपको पूरा जो आपका गट सिस्टम है वो मिलेगा आपको. और ये गट ही क्या होता है? एंडोडर्म ओरिजिन का होता है. इसलिए एंडोडर्म जो है वो ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा, दोनों तरफ से इन्वेजिनेशन होगा सेल्स का.
द पोल सेल्स आर इंटरनलाइज्ड अलॉन्ग द एंडोडर्म, क्योंकि पोल सेल्स का काम क्या है, वो जर्म सेल्स बनाते हैं. एट दिस टाइम द आउटसाइड लेयर एक्टोडर्म बेंड्स टू फॉर्म द सिफेलिक फरो. तो ये जो है, ये जो सेल्स हैं ये बेंड हो चुके हैं. बेंड मतलब इस तरीके से ये बेंड हो चुके हैं और एक सिफेलिक फरो बनाएंगे. दीज आर और योर एक्टोडर्मल ऑरिजिन. तो इतनी चीज़ें इनिशियल गैस्ट्रुलेशन में हो चुकी है. और अगर आप देखोगे ये आपको पीछे की साइड से दिखा है, डॉर्सल साइड से, और ये वेंट्रल साइड से. दिस इज़ योर वेंट्रल साइड. और यहाँ पे आपको ये सिफेलिक फरो दिख रही है. एंड ये आपका एब्डोमिनल रीजन है और ये आपका थोरेसिक रीजन है. तो आगे जाके जब डिस्टिंग्विश करोगे आप तो आपको हेड पोर्शन मिलेगा. हेड में भी फर्दर डिस्टिंग्विश है MA, MX, LB. एंड देन थोरेसिक रीजन आएगा. मैंने बताया था 3 थोरेसिक रीजन्स होते हैं. एक से आपका लेग्स निकलेंगे, एक से आपका लेग्स एंड विंग्स निकलेंगे, एक से आपका लेग्स एंड हॉल्ट ईयर्स निकलेंगे. एंड देन एब्डोमिनल होता है. एब्डोमिनल एक्चुअली 8 रीजन्स का होता है. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आगे जाके इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ऊपर का जो हेड पोर्शन है ये बनेगा प्रोसिफेलॉन से. सिफेलॉन मोस्टली हेड रिलेटेड टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है. तो प्रोसिफेलॉन मतलब ये इनिशियल सिफेलॉन है. यहाँ पे सिफेलिक फरो है जो यहाँ पे बन रही है और ये पूरे को डिस्टिंग्विश कर रही है. देयर इज अ जर्म बैंड. तो जर्म बैंड का मतलब हो गया जो भी अपन मतलब जो भी हेड के अलावा रीजन जो है वो आपका जर्म बैंड के अंदर आएगा. आगे देखेंगे अपन जर्म बैंड में क्यों लिया गया यहाँ पे नाम. और काफ़ी सारी और चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी. दिस इज योर डॉर्सल रिज. तो डॉर्सल जो साइड है वो ये वाली है. वेंट्रल साइड आपको पता ही है. तो ये सब चीज़ें आपके गैस्ट्रुलेशन के अंदर बनती है. तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले वेंट्रल फरो बनता है. वेंट्रल फरो से मीजोडर्म सेल्स अंदर जाते हैं एंड देन आपकी वेंट्रल फरो पैक हो जाती है. पैक होने के बाद पिंच आउट हो जाती है, नोटोकॉर्ड बनाती है. एंड देन आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड से मिडगट इन्वेजिनेशन होता है. वो बनाएंगे एंडोडर्मल सेल्स. एंड जो रिमेनिंग सेल्स हैं बाहर वो मोस्टली एक्टोडर्मल फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर सिफेलिक फरो बनेगा. सिफेलिक फरो बनने के बाद में आपका हेड का डिस्टिंग्विशन होगा. प्रोसिफिलॉन बनेगा. प्रोसिफिलॉन बनने से हेड रीजन बन जाएगा. हेड रीजन बनने के बाद में थोरैक्स रीजन एंड देन एब्डोमिनल रीजन ये डिस्टिंग्विश होंगे. और डिस्टिंग्विश होने के बाद में जो भी डिजायर्ड ऑर्गेनोजेनेसिस है वो आगे जाके होगा. तो ऑर्गेनोजेनेसिस अपन बाद में देखेंगे. यहाँ पे जो MA, MX, LB हैं ये भी हेड के कुछ पोर्शंस हैं. जैसे आपको मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सुना होगा आपने. तो सेम कुछ चीज़ें ड्रोसोफिला के अंदर हैं जो बनती हैं. और फाइनली आपका जो लार्वा बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स होते हैं. एंड देन ये सेगमेंट्स हैं जहाँ से फर्दर आपको आगे जाके लेग्स वगैरह मिलेंगे. ये लार्वा है, ये आगे जाके मेटामॉर्फोसिस करेगा एंड फर्दर जो है चीज़ें बनाएगा. अब यहाँ पे इन्वेजिनेशन जो हो रहा है ये यहाँ पे इसको पढ़ना ज़रूरी है. और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है आपके कुछ प्रोटीन्स का, मोटर प्रोटीन्स का, जिनका नाम है मायोसिन. तो ये जो इन्वेजिनेशन हो रहा है, सेल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसको कौन ड्राइव कर रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है जो इसको ड्राइव कर रहा है, वो है आपके मायोसिन के द्वारा लिए गए फोर्सेस. अब मायोसिन आपको पता है एक मोटर प्रोटीन होता है. तो ये जो आपकी वेंट्रल मिडलाइन बनी है, वेंट्रल फरो के आसपास की जो लाइन है उसको अपन वेंट्रल मिडलाइन कहेंगे. इस वेंट्रल मिडलाइन के अंदर जो ये टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है आपको, बहुत ही आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड वे में टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड है. बट जब आपको फरो फॉर्मेशन करना है तब यहाँ पे कुछ मायोसिन प्रोटीन्स जो हैं वो एग्रीगेट होंगे. एग्रीगेट होने के बाद में इसको स्ट्रेच करेंगे वो, और स्ट्रेच करके कैसा बना देंगे, इस तरीके का. तब आप देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर डीओरिएंट हो चुका है. मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से मैशवर्क बन चुका है वहाँ पे एक्टोमायोसिन का, और उसकी वजह से वो कंप्रेस हो रहा है. और कंप्रेस होने के साथ ही वो अंदर की साइड में मूवमेंट कर रहा है. तो अगर यहाँ पे मायोसिन का एंटी में कोई भी डालूँ, मायोसिन इनहिबिटर, तो डेफिनेटली आपको इन्वेजिनेशन नहीं मिलेगा. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. क्लियर है गाइस? यस, ओके. तो ये हो गया आपका एक्सेस फॉर्मेशन. दिस इज योर हेड, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, जो कि T1, T2, T3 हैं. एंड देन आपका डॉर्सल एब्डोमिनल रीजन के अंदर 8 चीज़ें हैं. इन सबसे आगे फर्दर आप देख रहे हो ये लेग है. दिस इज योर लेग एंड दिस इज योर विंग्स एंड दिस इज योर लेग एंड दीज आर योर हॉल्टर्स एंड दिस इज योर फुल एब्डोमिनल रीजन्स. तो ध्यान देना, पैर जो आपको पीछे तक दिखता है
वो यहाँ ऑरिजिन का नहीं होता है, दैट इज़ ऑफ थोरेसिक ऑरिजिन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं हेड स्ट्रक्चर बनेगा, आपका टेल स्ट्रक्चर, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बनेगा, विंग्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, और ये पूरा आपका कंप्लीट ड्रोसोफिला जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर फ्यू मेटामॉर्फोसिस। अब अपन आते हैं कि ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ कैसे, हाउ डू दे नो कि हेड बनाना है, टेल बनाना है, पोस्टीरियर होगा, इंटीरियर होगा, क्या क्या प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो अभी तक अपन ने जाइगोटिक जीन्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन में आपने देखा था कि जाइगोटिक जीन्स बन चुके हैं। उसके आगे द फर्स्ट सच जाइगोटिक जीन्स टू बी एक्सप्रेस्ड आर नोन एज गैप जीन्स बिकॉज म्यूटेशन इन देम कॉजेज गैप्स इन दी सेगमेंटेशन पैटर्न। तो यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये हैं आपके गैप जीन्स। यहाँ पे था साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, क्योंकि साइटोप्लाज्म के जो जीन्स हैं उनसे जो प्रोटीन बना है वो मॉर्फोजन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन की तरह एक्ट करेगा। एक बार वो खत्म हो चुका है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के बाद में। अच्छा, यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे क्या न्यूक्लियर डिवीजन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, एंड देन यहाँ पे सेलुलाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन बनना होगा। उसी टाइम पे ये गैप जीन्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। दीज आर योर फर्स्ट जाइगोटिक जीन्स टू बी एक्सप्रेस्ड। उसके बाद में जो बनेंगे वो है पेयर रूल जीन्स एंड देन आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ये तीनों सीक्वेंस में बनेंगे। तो the first zygotic genes to be expressed as gap genes. These genes are expressed in certain broad partially overlapping domains. तो overlap किसके साथ कर रहे हैं ये pair rules के साथ में and segment polarity के साथ में। Gap genes encode transcription factor and differing combination and concentration of gap genes that regulate the transcription of pair rule genes. तो अगर gap gene होगा तो ही pair rule gene बनेगा, which divide the embryo into periodic units. नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बहुत अच्छे से इसको, पूरा पैटर्निंग जो है गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी अपन जस्ट आइडिया ले रहे हैं इनका। तो पेयर रूल जीन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये पेयर का फॉर्मेशन करेगा आगे जाके, और वो पेयर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे एब्डोमिनल रीजन, थोरेसिक रीजन या फिर हेड रीजन, जो भी बनाना है। और गैप जीन्स, इनका नाम गैप जीन्स इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो गैप क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज म्यूटेशन इन दीज कॉजेज सेगमेंटेशन पैटर्न। आपको पैटर्न जैसा दिखेगा इसलिए इनका नाम ऐसा रखा गया है। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट पेयर रूल जीन्स रिजल्ट इन अ स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑफ 7 ट्रांसवर्स बैंड्स परपेंडिकुलर टू एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो अगर ये आपके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे सेगमेंट्स बनेंगे आपके, और कितने बनेंगे वो, दीज आर 7 ट्रांसवर्स बैंड्स। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनकोडेड बाय पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट द सेगमेंट पोलैरिटी जीन whose mRNA and protein products divide the embryo into 14 segment wise units. तो इनका भी फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। अब 14 बनेंगे, तो उनमें से 14 में से 8 आपके लेके जाएंगे एब्डोमिनल रीजन, 3 आपके थोरेसिक रीजन लेके जाएंगे। कितने बचे, ये 11 हो गए, 3 बच गए, वो हेड रीजन लेके जाएगा। इस तरीके से सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जो हैं वो पूरे एम्ब्रियो को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो आगे जाके अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। एट द सेम टाइम द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द गैप, पेयर एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स interact to regulate another class of genes that are homeotic selector genes whose transcription determines the development fate of each segment. तो इन सेगमेंट्स का कि भाई थोरेसिक में 3 पोर्शंस हैं, तो ये लेग बनाएगा, इसका फेट डिसाइड कौन करेगा, होम्योटिक सिलेक्टर जीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरी स्लाइड के 4 नाम हैं ये नेक्स्ट क्लास में अपन इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। द 2 मैटरनल मैसेंजर RNAs दैट आर बाइकॉइड एंड नैनोज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये मेरा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे है तो बाइकॉइड मेरा बनेगा एंटीरियर पे और पोस्टीरियर पे बनेगा नैनोज, ध्यान रखना। were found to correspond to the anterior and posterior signaling centers and to initiate the formation of anterior posterior axis. The bicoid mRNA are located near the anterior tip of the unfertilized egg. That means ये क्या है, maternal messenger RNA, and nanos is located at the posterior tip. तो ये anterior tip है, ये posterior tip है. These distribution occur as a result of the dramatic polarization of the microtubule in the developing oocyte. तो वहाँ पे इनका अरेंजमेंट एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनका मूवमेंट कराते हैं, तो इनको डिजायर्ड जगह पे लेके जाते हैं।
आफ्टर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन द बाइकॉइड एंड नैनोज mRNA आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स दैट कैन डिफ्यूज इनटू सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म फॉर्मिंग ग्रेडियंट्स दैट आर क्रिटिकल फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर पार्टनिशनिंग। तो ये जो चीज़ है, मैटरनल के जो जीन्स हैं उनके नाम है ये दोनों, बाइकॉइड एंड नैनोज। इनके mRNA बनते हैं प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो mRNA से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद में आपका जो सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म बनता है वहाँ पे ये ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। और ग्रेडियंट आपको पता है मॉर्फोजन ग्रेडियंट की तरह एक्ट करेंगे। जहाँ पे बाइकॉइड ज़्यादा है वहाँ पे हेड रीजन बनेगा, जहाँ पे नैनोज है वहाँ पे टेल रीजन बनेगा। इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होती जाएगी इस डायरेक्शन में, और इसकी भी कम होती जाएगी इस डायरेक्शन। मान लो मैं नैनोज हटा दूं तो हेड रीजन ही बनेगा, क्योंकि बाइकॉइड का क्या रूल है, पहले हेड बनना चाहिए, फिर आपका थोरेसिक बनना चाहिए, फिर एब्डोमिनल बनना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में बनेगा। जबकि नैनोज का क्या है कि पहले आपका टेल रीजन बनना चाहिए, फिर एब्डोमिनल रीजन बनना चाहिए, फिर आपका थोरेसिक रीजन बनना चाहिए, फिर हेड रीजन बनना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चलते हैं। मान लो कि हेड तक इसकी कंसंट्रेशन नहीं पहुंच रही है तो हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर आपने एक को भी हटा दिया तो ये दोनों जरूरी हैं फॉर्म करने के लिए। एट द कंप्लीशन ऑफ oogenesis द बाइकॉइड मैसेज इज एंकर्ड एट द एंटीरियर एंड एंड नैनोज इज tethered to the posterior end. These two mRNA are dormant until ovulation. ध्यान रखना, dormant का मतलब वो inactive रहते हैं। At which time they are translated? कब? fertilization के बाद में। Since the bicoid and nano's proteins products are not bound to the cytoskeleton, they diffuse towards the middle region of early embryo, creating two opposing gradients that establish the anterior posterior polarity of the embryo. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बाइकॉइड mRNA साइटोप्लाज्म में अपना एक ग्रेडियंट बना चुका है, जो कि रेड कलर का है। ये न्यूक्लियस है और ये नैनोज आपका काम कर चुका है। तो दिस इज प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि mRNA बोल रहे हैं अपन, इसका भी ध्यान रखना। लेबलिंग में mRNA लिखा है दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर प्रोटीन लिखा है तो फिर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, सिंक्शियल डेवलपमेंट हो गया है, तो ये ग्रेडियंट बन गया है नैनोज का और ये ग्रेडियंट बन गया है बाइकॉइड का। और सेलुलराइजेशन होने के बाद में आपको हेड फॉर्मिंग रीजन इधर की साइड मिलेगा, देन थोरेसिक मिलेगा एंड देन एब्डोमिनल मिलेगा। हेड में जो हेड रीजन फॉर्म करते हैं उनको अपन एक्रोन कहते हैं, और जो टेल रीजन करते हैं उनको अपन टेल्सन कहते हैं। ध्यान रखना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, बाद में भी आएंगे। तो एक्रोन हेड, देन हेड फॉर्मिंग रीजन, उसके बाद में थोरेसिक रीजन, उसके बाद में एब्डोमिनल रीजन एंड देन टेल्सन रीजन जो कि टेल बनाएगा, और लास्ट में आपके आते हैं पोल सेल्स जो कि जर्म लाइन सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्लियर है सेगमेंटेशन ड्रोसोफिला के अंदर गाइस? ओके तो काफ़ी सारे प्रोटीन्स हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे आप कह सकते हो ग्रेडियंट बनाते हैं। तो दो अपन देख रहे हैं जिनका नाम है बाइकॉइड एंड जिसका नाम है नैनोज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे इनका नाम आता जाएगा, और अगर आपको याद हो सके तो आप याद कर लेना अगर हो सके तो। बाकी ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे अपन पढ़ेंगे उसमें आएगा प्यूमिलियो, कॉर्डुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस कॉर्डुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ट्रंक, आपको नाम से समझ में आ रहा है, ट्रंक रीजन में बनेगा नीचे की साइड में कहीं पे। टॉर्सो लाइक, तो ये भी आगे आएंगे। ओके अब अपन आते हैं दो और नेम के ऊपर जिनका नाम है हंचबैक एंड कॉर्डल। अब बात ये है कि बाइकॉइड और नैनोज का फॉर्मेशन हो चुका है एंटीरियर पोस्टीरियर एंड के ऊपर, बट देखा गया है कि बाइकॉइड और नैनोज भी और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और प्रोटीन्स के ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह बिहेव करते हैं। और वो दो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? बाइकॉइड का होता है हंचबैक और नैनोज का होता है कॉर्डुअल। तो आपको याद करना हो तो एंटीरियर रीजन के ऊपर बाइकॉइड एंड हंचबैक, ABH से कोई नाम बना लेना। वैसे देखना सीक्वेंस में है A, B एंड देन H। जबकि पोस्टीरियर रीजन जो होगा उसके ऊपर आपको नैनोज मिलेगा एंड कॉर्डल मिलेगा, PNC। तो ये दोनों ट्रिक्स याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखोगे कि इनिशियली बाइकॉइड जो है उसका mRNA है, दैट मीन्स ये अनफर्टिलाइज्ड सिचुएशन में है, एंड नैनोज का mRNA है
जो कि प्रेजेंट है पोस्टीरियर एंड पे, और पूरे सेल के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर कॉर्डल एमआरएनए एंड हंचबैक एमआरएनए इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट हैं। ध्यान देना। आगे चलते हैं। जैसे ही वर्टिलाइजेशन होगा, बाइकॉइड की कंसंट्रेशन जो है वो एंटीरियर में हाईएस्ट रहेगी एंड देन डिक्रीज होगी एट द एंड ऑफ पोस्टीरियर। सेम चीज़ होगी नैनोज के साथ में। नैनोज की कंसंट्रेशन पोस्टीरियर पे ज़्यादा होगी, एंटीरियर पे कम होगी। अब इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हंचबैक और कॉर्डल पे। और आप देख रहे हो कि बाइकॉइड जो है वो पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है हंचबैक को। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बाइकॉइड भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है। ये डिक्रीज हो रही है एज सुन एज इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड बिकॉज बिकॉज नैनोज इज प्रेजेंट। यहाँ पे नैनोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसने क्या किया है, इसको इनिबिट किया है हंचबैक को, जबकि इसने प्रमोट किसको किया है, कॉर्डल को किया है। और यहाँ पे भी कॉर्डल की कंसंट्रेशन कम इसलिए है क्योंकि बाइकॉइड ने इसको इनिबिट किया है। तो बाइकॉइड का एमआरएनए बाइकॉइड का प्रोटीन बनाएगा, बाइकॉइड का प्रोटीन कॉर्डल के प्रोटीन को इनिबिट करेगा, जबकि नैनोज का जो है वो हंचबैक के प्रोटीन को इनिबिट करेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो नाम दिए हुए, कॉर्टेक्स ग्राउजोन एंड स्टॉफन। ये कुछ आप कह सकते हो मतलब जगह है, एरियाज हैं जहाँ पे बाइकॉइड प्रोटीन का जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड दीज आर फैक्टर्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे नाम भी आए होंगे, आपने देखा होगा ऑस्कर एंड ऑस्कर जो है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है। तो यहाँ पे देखो ऑस्कर जो है ये नैनोस के एमआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पिम्यूलियो जो है ये भी अपन ने यहीं देखा था, एब्डोमिनल रीजन में होता है। इट हेल्प्स नैनोस प्रोटीन टू बाइंड हंचबैक मैसेज, और वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। तो ये करते क्या है, द टू अदर मैटरनली प्रोवाइडेड एमआरएनए हंचबैक एंड कॉर्डल आर क्रिटिकल फॉर पैटर्निंग द एंटीरियर पोस्टीरियर डिजाइंस। These two mRNA are synthesized by the nerve cells, transported to the oocyte and distributed ubiquitously through the syncytial blastoderm. It turns out that the translation of hunchback and caudal mRNA is repressed by the diffusion gradient of nanos and bicoid. In the anterior region, bicoid prevents translation of caudal. Bicoid binds to a specific region of 3' untranslated region. किसके, caudal के। तो अगर ये caudal का mRNA है, ये 5' है, ये 3', इसके 3' रीजन्स पे जो यूटीआर रीजन है वहाँ पे आपका बाइकॉइड बाइंड करता है और इसको इनिबिट करता है। Here it binds BIN3, a protein that stabilizes an inhibitory complex that prevents the binding of mRNA's 5' cap to the ribosome. तो ये कैपिंग में भी इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से इसका प्रोटीन नहीं बन पाता है एंटीरियर रीजन में। By recruiting this translation inhibitor, bicoid prevent the translation of cattle in the anterior. In the posterior, nanos prevent the translation of hunchback. Nanos in the posterior of the embryo forms a complex with several ubiquitous proteins, including pumilio and BRAT. तो pumilio और BRAT क्या है, आपके ubiquitous proteins हैं। These are your ubiquitous proteins जो कि डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं आपके hunchback प्रोटीन के। This complex bind to the 3' UTR again of the hunchback where it recruits this protein and prevents the hunchback message from attaching to the ribosome. तो ये प्रोटीन्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 3' UTR का पता होना चाहिए कि ये 3' UTR पे बाइंड करते हैं एंड इनिबिट करते हैं, उनके कैपिंग मैकेनिज्म्स वगैरह में प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे कि वो राइबोसोम से अटैच नहीं हो पाते हैं, और राइबोसोम से अटैच नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि बाइकॉइड और कॉर्डल एक साथ नहीं मिलते हैं और हंचबैक और नैनोस एक साथ नहीं मिलते हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम दिया है कि ये हंचबैक का एमआरएनए है और ये नैनोस का रिस्पॉन्स एलिमेंट है दिस। तो यहाँ पे अगर हंचबैक बाइंड, यहाँ पे प्यूमिलियो बाइंड करता है, तो प्यूमिलियो जो है वो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपको हंचबैक कहाँ चाहिए, एंटीरियर रीजन में चाहिए, और ये एंटीरियर रीजन है। तो एंटीरियर रीजन में आपको हंचबैक प्रोटीन मिलेगा, पोस्टीरियर में आपको नहीं मिलेगा, नो हंचबैक। वाई? बिकॉज देयर इज एन डी एडिनाइलेशन स्टेप। एडिनाइल ग्रुप मतलब कि जो आपका कौन सा एंड होता है एडिनाइलेशन का, 3' एंड होता है एडिनाइलेशन का, तो वहां से डी एडिनाइलेशन होने लगता है। ओके, और डी एडिनाइलेशन होने की वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाता है, नो ट्रांसलेशन, नो हंचबैक, एंड इट अलाउज द एब्डोमिनल फॉर्मेशन। बट एट द एंटीरियर रीजन हंचबैक का जो एमआरएनए है उसके ऊपर पिमेलियो जो है वो बाइंड कर रहा है यहाँ पे,
और पिमेलियो जो बाइंड कर रहा है उसके साथ में अब नैनोज बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि नैनोज देखो यहाँ पे देखो, नैनोज बाइंड कर रहा है किसके साथ में, पिमेलियो के साथ में, तभी उसका ट्रांसलेशन इनहिबिट हो सकता है। तो देयर इज नो अटैचमेंट, एडनाइलेशन होगा, एडनाइलेशन होगा तो ट्रांसलेशन होगा और आपको एंटीरियर पोस्टीरियर मिलेगा। तो ये रीज़न है। एक एक्सपेरिमेंट है जो बाइकॉइड के लिए किया गया है, ये दिखाया गया है कि बाइकॉइड कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर नॉर्मल डेवलपमेंट, वाइल्ड टाइप में बाइकॉइड एमआरएन बन रहा है, उसकी वजह से आपको क्या मिला है, एंटीरियर रीजन, हेड रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन एंड टेल रीजन। ठीक है, समझ में आता है क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है। अब आपने क्या किया, बाइकॉइड डेफिशिएंट म्यूटेंट बना दिया है। अब बाइकॉइड नहीं है तो हेड रीजन नहीं है, ध्यान देना। अब हेड रीजन नहीं है तो आपको टेल रीजन मिलेगा, हेड नहीं है तो टेल बनेगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हेड नहीं है तो टेल बन रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी नैनोज है तो वो टेल बनाएगा। तो अब दोनों तरफ टेल मिलेगी आपको और एक तरफ बीच में जो एब्डोमिनल मिलेगा, क्योंकि ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट की तरह बिहेव कर रहा है। मॉर्फोजन ग्रेडियंट का काम क्या है कि पहले खुद का रीजन बनाना, अगर बाइकॉइड है तो हेड बनाएगा, नैनोज है तो टेल बनाएगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू दी प्रॉक्सिमिटी वो एब्डोमिनल बनाएगा और थोरेसिक बनाएगा। अब आप देख सकते हो कि बाइकॉइड अगर नहीं है तो दो चीज़ें नहीं बनेंगी, एंटीरियर एंड हेड रीजन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बाइकॉइड चाहिए तो, बाइकॉइड है तो दोनों बनेंगे। अब आपने फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या किए, यू ऐड टू एंटीरियर एंड ऑफ द म्यूटेंट। तो आपने एंटीरियर, ये आपका बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है जिसमें नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, नेचुरली नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बाइकॉइड डाल दिया। डालने से क्या होगा, बन गया रीजन, थोरेसिक रीजन बन गया, एब्डोमिनल रीजन बन गया, नॉर्मल डेवलपमेंट हो चुका है। आपने यही मिडल में डाल दिया तो मिडल में हेड बनने लग जाएगा, और क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में क्या है, थोरैक्स एंड देन एब्डोमिनल, और यहाँ पे टेल बन गया है। ओके, देख रहे हो आप, तो हेड मिडल में बनेगा और साइड में उसकी टेल बनेगी। तो ये अगेन एक डिसफॉर्मिटी होगी। अगर आपने यही चीज़ यहाँ डाल दी तो एंटीरियर रीजन हेड बनाएगा, एंटीरियर रीजन से हेड बनेगा, थोरेसिक और एब्डोमिनल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। तो आपको दो हेड मिलेंगे और दो, एक टेल मिलेगी बीच में कहीं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा। तब आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस इज योर नॉर्मल वाइल्ड टाइप। अब आप पूछोगे यहाँ पे हेड क्यों बन गया, क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है, ये बाइकॉइड डेफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे टेल बन रहा है, हेड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हेड बन रहा है, आपने हेड का इधर भी डाल दिया टेल में, तो वहाँ से भी हेड बन जाएगा, तो दो हेड बन जाएंगे। समझ आया एक्सपेरिमेंट किसी को? तो बाइकॉइड बहुत ज़रूरी है हेड रीजन बनाने के लिए, एंटीरियर को डिफाइन करने के लिए। अगर आपने बाइकॉइड नैनोस की जगह डाल दिया तो दो हेड बन जाएंगे वाइल्ड टाइप में। अगर बाइकॉइड डेफिशिएंट है तो आपने बीच में भी डाल दोगे तो वहाँ भी हेड बन जाएगा। ओके, अब ये है आपका एक समरी चार्ट। तो जो भी आप पढ़ के आए हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका मिड oogenesis है। तो आप देख रहे हो नर्व सेल्स हैं। दिस इज योर बाइकॉइड एमआरएनए। कहाँ पे है ये? oocyte के पोस्टीरियर एंड, आई मीन एंटीरियर एंड के ऊपर है ये, ध्यान देना। एंड दिस इज योर oocyte डेवलपिंग, और यहीं से ही वो एमआरएनए जो है इसके अंदर जा रहे थे। दी ओवेरियन नर्व सेल सीक्रेट बाइकॉइड एमआरएनए इनटू दी oocyte। तो बना कहाँ पे था? नर्व सेल्स में बना था। तो ध्यान देना, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन सिंथेसिस ऑफ बाइकॉइड स्टार्ट्स इन दी नर्व सेल, वहाँ से बन के उसको oocyte के अंदर डाला जाता है। तो ऑरिजिन जो है वो नर्व सेल्स होते हैं, नॉट oocyte। एंड oocyte न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद दी पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स। तो ये पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स है, oocyte इनसे इंटरेक्ट कर रहा है। फिर आप क्या देख रहे हो? ये एंटीरियर साइड में जा रहा हूँ मैं पहले। oogenesis कंप्लीट होने के बाद में आप क्या देख रहे हो कि बाइकॉइडल एमआरएनए जो है यहाँ आ चुका है। बाइकॉइडल एमआरएनए इज लोकलाइज्ड इन द एंटीरियर एंड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सुप्रेंशिया एंड स्वेलो। एक्सुप्रेंशिया एंड स्वेलो आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सुप्रेंशिया एंड स्वेलो, ये दोनों एंटीरियर में प्रेजेंट होंगे और दी हेल्प इन दी एंकरिंग ऑफ द बाइकॉइड एमआरएनए। दोनों बाइकॉइड एमआरएनए को एंकर करेंगे। जबकि बाइकॉइड का काम क्या है? इसका अगर म्यूटेंट मिलेगा आपको तो हेड और थोरेक्स डिलीट हो जाएगा एंड इज रिप्लेस्ड बाय टेल्सन। टेल्सन क्या बना रहा है? टेल। जबकि आप अगर इधर आओगे तो यहाँ पे नो टर्मिनस,
if there is a torso-like का mutation, if there is a trunk का mutation, no terminal. फिर आगे बात करते हैं एक्सपेरेंशिया एंड स्वेलो की। तो एक्सपेरेंशिया एंड स्वेलो जो हैं वो भी आपके oogenesis कंप्लीट होने के बाद में सिंथेसाइज हो चुके हैं। न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू दी डोर्सल एंटीरियर रीजन, तो न्यूक्लियस आपका यहाँ चला जाता है। अब क्या होगा, सिंक्शियल ब्लास्टोडर्म बनेगा। तो आप देख रहे हो बाइकॉइड की कंसंट्रेशन और ये कैर्डोल की कंसंट्रेशन और रिप्रेशन आपको पता है। सेलुलर ब्लास्टोडर्म में क्या होगा, हंचबैक भी आ जाएगा और पोल सेल्स यहाँ पे हैं ही। दिस इज एंटीरियर गैप जीन्स जो कि सिंथेसाइज हो रहे हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स बन रहे हैं। द बाइकॉइड प्रोटीन एक्टिवेट्स द एंटीरियर गैप जीन्स सच एज ऑर्थोडेंटिकल, बटन हेड एंड हंचबैक जीन्स। उसकी वजह से आपको एक्रोन मिलेगा, हेड मिलेगा, थोरेसिक मिलेगा, एब्डोमिनल मिलेगा, टेंशन मिलेगा और नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप होगा। बट यहाँ पे अगर बाइकॉइड डेफिशिएंट बन गया तो दोनों तरफ आपको टेल मिलेगी और बीच में एब्डोमिनल मिलेगा। ओके, देयर इज नो हेड फॉर्मेशन। पोस्टीरियर एंड पे क्या हो रहा है, ये आपका पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड पे ऑस्कर आरएनए और स्टॉफन आरएनए ये दोनों बन रहे हैं। इन दोनों का काम क्या है, उन एंटीरियर प्रोटीन्स को मिनिमाइज करना। पर यहाँ पे ध्यान देना, आरएनए बनाया है किसका, ऑस्कर का। तो अभी देयर इज नो इनिबिशन। फर्दर oogenesis कंप्लीट होने के बाद में मैटरनल हंचबैक आरएनए जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। नैनोज एमआरएनए सिक्रेटेड बाय ओवरियन नर्व सेल्स लोकलाइज्ड टू द पोस्टीरियर पोल। तो नैनोज भी पोस्टीरियर पोल में यहाँ पे जो सेल्स थे उनसे निकलेगा। ये पोल सेल्स, ध्यान देना, पोल आई मीन नर्व सेल्स नॉट पोल सेल्स। तो नैनोज आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो चुका है। अब नैनोज एमआरएनए ट्रांसलेट होगा और ब्लॉक करेगा हंचबैक को पोस्टीरियर साइड में। हंचबैक की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एमआरएनए है। अब एमआरएनए प्रोटीन बनेगा तब इसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करेगा 3' अनट्रांसलेटेड रीजन पे इनिबिशन करके। एंड देन आगे जाके दिस इज़ योर सेलुलर ब्लास्टोडर्म जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड देन आपका एक्रोन, हेड, थोरैक्स, टेल्सिन। अगर नैनोज डेफिशिएंट है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ विच रीजन, यस गाइस, विच रीजन इज लैकिंग इन दिस। अगर नैनोज डेफिशिएंट है तो क्या नहीं बनेगा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एब्डोमिनल। ओके, अब आते हैं अपन टर्मिनल रीजन पे जिसको अपन टॉर्सो रीजन कह रहे हैं, टेल रीजन। वहां पे टॉर्सो लाइक प्रोटीन सीक्रेट होंगे, दोनों एंड पे टॉर्सो लाइक प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, ध्यान देना। तो टॉर्सो लाइक प्रोटीन एक्टिवेट्स एट द टिप्स। दिस एक्टिवेटेड टॉर्सो प्रोटीन it activates terminal gap genes and it forms your abdominal, head region, thoracic region. This is your torso deficient, ध्यान देना। तो अगर torso deficient है तो there is no formation of acron and telsin। acron जो है वो अलग चीज़ें बनाएगा, telsin जो है वो अलग चीज़ें बनाएगा। ओके, तो acron और telsin नहीं है तो भी ये complete organism नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स लैक कर रहे हो, दी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं है। और एक्रोन और आई मीन कहाँ गया वो, इसमें था वो। एक्रोन जो है वो हेड कैप फॉर्मिंग रीजन है जबकि टेल्सिन जो है वो टेल फॉर्मिंग रीजन है। तो टेल और हेड कैप होना जरूरी है। ओके, हेड और टेल कैप होना जरूरी है, आई मीन टेल होना जरूरी है। देयर इज नो टेल, यस देयर इज नो टेल, देयर इज नो टेल इन दिस क्योंकि टेल्सिन नहीं है यहाँ पे तो टेल नहीं है। प्लस एक्रोन भी नहीं है, एक्रोन जो है वो हेड के ऊपर कवरिंग देगा तो वो भी नहीं होगा। तो ये हैं आपके पूरे सेलुलराइजेशन प्रोसेस का पूरा खेल। तो आपके प्रोटीन्स के नाम पता होना चाहिए, आपको वो कहानी पता होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है जो CSIR में आएगा ही आएगा। तो समझ में आई सभी को ये क्लास? कुछ हार्ड लगा इसमें? कोई ऐसा टॉपिक जो हार्ड लगा हो? इजी था तो देखो इजी क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो इजी लगेगा, सब एग्ज़ाम भी इजी लगेगा। पढ़ के नहीं जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो हार्ड लगेगा, नो डाउट प्रॉब्लम्स आएंगी। सो रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है। ओके, एनी डाउट्स? No doubts? Okay, so I will sign off now. Thank you very much.
See you guys tomorrow at same time. Till then, good night, take care.